बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सेशन नंबर 2। अच्छा, हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे कि आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक ज्योग्राफी है और दूसरा जो है वो फिलॉसफी है। और अगर उसमें कोई एक स्टूडेंट है जिसके जो है वो मार्क्स फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के अंदर जो है वो 16 है और फिलॉसफी के अंदर जो है वो उसके मार्क्स जो है वो आई अज्यूम दैट कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं फिलॉसफी के अंदर वो से 18 मार्क्स हैं और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्चुअली इस फिलॉसफी की क्लास का आई अज्यूम दैट कि वो 15 है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 15 है। अब इस केस के अंदर अगर आपने जो है वो परफॉर्मेंस दोनों यानी उस स्टूडेंट की दोनों सब्जेक्ट में आपने मेजर करनी है, तो उसमें हमने कहा था कि जो मेजरमेंट का आप यूनिट यूज कर सकते हैं वो स्टैंडर्ड जी स्कोर है। इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर या जी स्कोर आप जो है वो इन दोनों को आप जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो जी की क्या वैल्यू आएगी जी? मासा साहब आप सुन रहे हैं? यस सर। जी, फर्स्ट केस के अंदर ज्योग्राफी वाले केस के अंदर आप जो है वो जी स्कोर की वैल्यू कैलकुलेट करें और अनीस साहब आप जो है वो फिलॉसफी वाले केस के लिए जी स्कोर की वैल्यू डिटरमिन करें। सर ये वैल्यू माइनस में नहीं चली जाएंगी जी? कौन सी वाली सर? ये 18 माइनस 35 दोनों माइनस में चली जाएगी जी सर। 60 माइनस 70 और 18 माइनस 35 दोनों माइनस में। ज्योग्राफी का माइनस 0.2 आ रहा है। क्या नहीं दे कैलकुलेट तो करें ना आप यार। तो ज्योग्राफी का माइनस 0.2 ज्योग्राफी वाले केस के अंदर जो है वो माइनस 0.2 और दूसरे वाले केस के अंदर सर 1 माइनस जी माइनस 1.13 माइनस 1.13 जी की वैल्यू जो है वो। अच्छा शिजा साथ साथ अटेंडेंस लेते जाइएगा हर सेशन की ना। जी माइनस 1.13 ये आपके पास। अच्छा अब अगर आपके पास जी स्कोर एक के केस पे माइनस 0.2 आ रहा है और दूसरे के केस के अंदर माइनस 1.13 आ रहा है, तो क्या माइंड कहते हैं आपका, विच वन इज बेटर? सर माइनस 0.2 माइनस 0.2 0.2 ये आपके पास, क्योंकि अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये जी स्कोर सिमेट्रिक होता है। आपके पास जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि सेंटर में आपके पास मीन आ जाता है और बाकी आपके पास जो है वो सिमेट्रिक है कि कर्व आपके पास जितनी मीन से पॉजिटिव साइड पर है उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है वो टूवर्ड जो है वो नेगेटिव साइड जो है वो है। तो अगर आप इसको यहाँ पर मीन में फॉर एग्जांपल मीन की अगर हम बात करते हैं तो आप जो है वो अगर मीन को प्लॉट करें फर्स्ट वाले ज्योग्राफी वाले केस के अंदर, तो जो उसका उसका स्कोर था वो क्या था, वो 50 था। और इस केस जी जी सर N50 था ना पहले। सर स्लाइड शेयर नहीं हो ये स्लाइड शेयर नहीं हो रही है आपसे? सर। अली का मसला है। हो रही है सर।
जी मेरी साइड पर तो शायद शेयर हैं, आप देख लें काइंडली। आपको बाकी सबको नजर आ रही हैं स्लाइड्स या नहीं आ रही? सर आ रही है आ रही है सर आ रही है। तो ये आप देखें, आपने जी स्कोर जो है वो कंप्यूट कर लिया और आपने जो है वो उसको मेजर जो है वो कर लिया। अच्छा, ये जी स्कोर इज नॉट जस्ट एसोसिएटेड विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी यूज विद एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाजमी नहीं है कि आपके लिए जो है वो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जो है वो जी स्कोर यूज करें, बल्कि आपके पास सेवरल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप ऑलमोस्ट फॉर ईच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको यूज कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, इसको स्टडी करेंगे आप काइंडली। जी अली, जी अली हैदर साहब को रीड कर दे दें। ठीक है सर। जी सर, मुझे आवाज आ रही है कि मेरी साइड पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी, वो स्टार्टिंग स्क्रीन शेयर आ रहा है। यार फिर आप रहने दें। जी आमना मुगल साहिबा। Yes, sir. Hello. I own 250 books. I want to know how I compare to other college professors. Suppose that the mean number of books owned by college professor is 150 with the standard deviation of 50. Hello. हेलो हेलो, आ रही है आवाज? आप ना बोलती रहो। नहीं, वो सर नहीं बोल रहे। जी जी मैं सुन रहा हूँ, मैंने म्यूट किया हुआ है। अच्छा ठीक है। और सर ये z स्क्वायर इक्वल्स टू 250 माइनस ये सर इक्वेशन डिलीट करनी है रहने दो। जी हेलो जी जी आमना बात करें आप काइंडली। यस सर थर्ड पॉइंट पे हूँ। माय z स्कोर इज 2 मीनिंग 1 आई हैव 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस मोर बुक्स। अच्छा, अब आप देखिए कि आपके पास इस केस में, इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो आपके पास जी स्कोर की वैल्यू आई है वो क्या आई है? जी स्कोर की वैल्यू जो है वो 2 आई है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपके जो ओवरऑल बुक्स हैं कि आपने कितनी बुक्स जो है वो किसी अपने दूसरे कुलीग्स या दूसरे प्रोफेसर से आपने जो है वो ज़्यादा जो है वो परचेज की हैं या कम उनसे जो है वो ली हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि आई हैव 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस मोर बुक देन द एवरेज। क्योंकि दूसरे लिहाज से अगर आप देखें तो आपके पास अगर 250 बुक्स हैं, 250 बुक्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपके पास? 50 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने क्या किया? आई हैव 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस मोर बुक्स। 2 मल्टीप्लाई बाय आप स्टैंडर्ड डेविएशन अगर करें, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 50 है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो 100 बुक्स ज़्यादा हैं एवरेज से। क्योंकि एवरेज अगर 50 पर है और आपने जो परचेज की हैं वो 250 परचेज की हैं, तो आपने ओवरऑल देखा जाए तो 100 बुक्स जो है वो ज़्यादा परचेज की थी। लेकिन अगर आप इन टर्म ऑफ जी स्कोर बात करें तो आपका जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मोर बुक्स देन द एवरेज। जी इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक छोटी सी कंफ्यूजन आई है। जी 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 सर इस केस में हम लोग जी स्कोर फाइंड आउट कर रहे हैं, लाइक उसके अंदर हमें वैल्यू पता चल रही है 2 है, 3 है, 4 व्हाटएवर। जी जी लेकिन हमने जो पिछली फ्यू स्लाइड्स पहले हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि जिसके अंदर हम एक्यूरेसी और एरर वगैरह का फार्मूला यूज कर रहे थे, उसके अंदर भी यही चीज यूज कर रहे थे। तो मैं सपोज करता हूं कि अगर मेरे पास आंसर 2 आया तो इट मीन नहीं देखें आप उसके अंदर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे, और उसमें हमने ये कहा था कि आपका जो बेसिकली जो क्या नाम है, जो परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल है, या उसके अंदर जो आपके पास परसेंटेज ऑफ, आप कहते हैं कि 95% मैंने जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो निकालना है।
विद यानी कि 95% एक्यूरेसी या 98% एक्यूरेसी के साथ आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो उसकी मैपिंग भी जो है वो बेसिकली किसके साथ होती है, आपके जी स्कोर के साथ जो है वो होती है। वो कैसे है, वो आगे है। अभी जी स्कोर क्या है हम इसको देख रहे हैं। जी स्कोर का जो इफेक्ट है एक्यूरेसी के साथ, हम अभी उसके ऊपर बात नहीं की। ओके सर, ओके सर। अभी ये इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। अभी हम इस बात को क्लियर करें कि जी स्कोर एक्चुअली है क्या, और वेयर इट कैन बी यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर आपके पास टू डिफरेंट, आपके पास जो है वो टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और अगर आप उनमें से किसी को जो है वो आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं, और उनकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स भी अगर डिफरेंट हैं, और अगर आपकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डिफरेंस हैं, तो आप उस केस के अंदर कंपैरिजन फेयर नहीं बनता। तो जो कॉमन आप उसके अंदर जो है वो ले सकते हैं एक यूनिट, उसको हम जो है वो जी स्कोर कहते हैं। कि एवरेज वैल्यू से आप देखें कि जो अंडर ऑब्जर्वेशन जो डाटा है वो एवरेज वैल्यू से कितने स्कोर जो है वो, या कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट जो है वो डेविएट जो है वो कर रहा है, उससे ज्यादा है या उससे जो है वो कम है। जी ये एक और एग्जांपल है, इसको रीड कौन करेगा जी? ये मैंने किसी यानी एक वीडियो लेक्चर से एक्चुअली जो है वो कॉपी की थी, तो इसलिए जो है वो खुद से राइट नहीं किया, जस्ट स्नैपशॉट वहां से ले लिया। जी अक्सर साहिबा, अगर आपको इजाजत है तो बोलने। Raj scored 85 in chemistry while the class average was 80. Right standard deviation of 5. William scored 70 in his class while class average was 60 with standard deviation 6. Who scored better with respect to the class? अच्छा, आप जो जी 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 देखें, अब आप देखें दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, लास्ट में क्या था कि आपने एक इंडिविजुअल स्टूडेंट लिया था और उसके मार्क्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, आपने कंपैरिजन किया कि किस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर थी। अब यहाँ पर क्लास एक ही है, डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है, लेकिन इसमें टू डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, आप उनका आपस में जो है वो कंपैरिजन जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, मीन के आप टू डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनका आपस में जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले वाले केस के अंदर एक ही स्टूडेंट था लेकिन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। यहाँ पर टू स्टूडेंट्स हैं और दोनों के जो क्लासेस हैं वो डिफरेंट हैं, तो लेकिन उनका आप आपस में जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। इस केस के अंदर आप जो है वो देख लें कि फर्स्ट केस के अंदर जब आपने राज की बात की तो उसने जो स्कोर किया उसका जो जी स्कोर था वो 1 था, मीन के 1 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन है। और सेकंड वाले का आपने जब कंप्यूट किया, क्योंकि फर्स्ट वाले के केस के अंदर जो राज के स्कोर थे वो 85 थे और केमिस्ट्री की क्लास की जो एवरेज वैल्यू थी या जो एवरेज स्कोर था वो 80 था। और इस केस के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू थी वो जो है वो आपके पास 5 थी, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 थी केमिस्ट्री के केस के अंदर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपने जो सी स्कोर निकाला वो 1 था। सेकंड कैटेगरी के अंदर आप देखें तो सेकंड कैटेगरी के अंदर आपके पास जो विलियम का स्कोर है वो आपके पास ये 70 आ गया। इसकी क्लास की जो एवरेज वैल्यू थी या एवरेज जो मार्क्स थे या एवरेज स्कोर था वो 60 था और जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो 6 थी। ये सेकंड क्लास है। तो उस केस के अंदर आप देखें तो आपके पास जो जी स्कोर है वो 1.67 है। अब अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें
तो जो राज है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव मीन है, जबकि जो विलियम है वो 1.6 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर आप देखें तो ऑल दो विलियम के मार्क्स कम है एज कंपेयर टू राज, लेकिन क्लास के प्रोस्पेक्टिव में आप अगर देखें तो विलियम की प्रोग्रेस जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू राज। ये ऐसे ही है जैसे कि हम रिलेटिव ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि अगर आपकी क्लास की एवरेज जो है वो 98 पर है और आपके मार्क्स हैं 90, और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आपके फॉर एग्जांपल क्लास की एवरेज है 50 और आपके मार्क्स हैं 65, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सेकंड वाले केस के अंदर जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, अच्छा। ये एक और एग्जांपल है जी, ऑन नकवी साहब, आप काइंडली रीड करें इसे। GAMT average score is 600 with the standard deviation of 250. Find the standard score of a person whose score is 750. Z is equals to मतलब x minus u 750 minus 600 divided by 200, जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.60 आएगा. The score 750 is 0.60 above the mean. Hello sir. दोबारा रीड करें सर। GAMT average score is 600 with standard deviation of 250. Find the standard score of a person whose score is 750. Formula is x minus mean divided by O. 750 minus 600 divided by 250, which answer is equal to 0.60. The score of 750 is 0.60 above the mean. अच्छा, अब आप देखिए तो ये आपके पास एक बिल्कुल सिंपलर सी प्रॉब्लम है कि इसमें आपके पास ओवरऑल जो मीन के एक क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो आपको जो है वो 600 गिवन है, जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 250 है। अब इसके अंदर जो स्कोर है, अगर किसी भी पर्सन का वो 750 है तो इन दैट केस अगर आप देखें तो उसका जो स्कोर है वो 0.60 अबव द मीन है। अगर आप इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट आप करते हैं गाशियन कर्व के तौर पर, तो आपके पास जो मीन है ओवरऑल म्यू की वैल्यू, म्यू यहाँ पर लाई कर रहा है ये सेंट्रली, हम कहते हैं कि 600। या मीन बेसिकली इसके अंदर अगर आप जी स्कोर का प्लॉट करते हैं तो मीन आपका 0 पर होता है एक्चुअली ना। ये आपका ये सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर आपके पास, और यहाँ पर अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये कुछ यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर हम चलते हैं जी, ये यहाँ पर जी 0 है सेंटर में, और यहाँ पर अगर जी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो 1 है। और सिमिलरली ये सिमेट्रिक है कि आपके पास एक साइड पर नेगेटिव वैल्यूज है और सेकंड साइड के ऊपर आपके पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये सिमेट्रिक कर्व होती है एक्चुअली। तो ये सेकंड आपके पास यहाँ पर जो है वो 2 आ जाएगा, आप 2 सो ऑन 3 4 5। अच्छा, अगर आप 0.60 को देखें तो ये 0 और इसके बिटवीन, ये 1 के बिटवीन यहाँ पर कहीं जो है वो लाई कर लो। ये इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी स्टूडेंट को तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। जी, अब इसको पढ़ें जी, आप साथ साथ समझना भी है आप लोगों ने। बतूल अब्बास साहिबा, आप रीड करें काइंडली से। The z-score describes how many standard deviations a specific score or data value is above or below the mean.
minus a negative, z score means that the score is below the mean. If z score is equals to -2, it is 1 standard deviation below the mean. A positive, z score is above the mean. If z score is equals to +4, it is 4 standard deviation above the mean. A z score of 0, z is equals to 0, is equal to the mean. If z score is equals to 0, it is on the mean. ये अब आप देखें तो आपके पास जो कर्व है, जैसा कि हमने कहा था कि वो आपके पास सिमेट्रिक बनती है और वो जस्ट लाइक अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बनती है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपके पास सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम z यहाँ पर हम कहते हैं कि z 0 है, जहाँ पर मीन लाई कर रहा होता है। ये सेंट्रल पॉइंट है या मीन वैल्यू है जहाँ पर z की वैल्यू 0 है। जैसे ही आप अबव जाते हैं, यानी कि आपका z स्कोर पॉजिटिव होता है तो आप अबव द मीन है, और अगर आपके पास z की वैल्यू जो है वो माइनस में आती है तो आप बिलो द मीन है। कितना आप अबव या बिलो हैं ये इंडिकेट कर रहा होता है z की वैल्यू को। अगर आपके पास z की वैल्यू -2 है, इट्स मीन आप जो है वो यहाँ पर इट्स 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आप बिलो द मीन है। और अगर आपके पास जो है वो 4 है तो यानी आप अबव द मीन जो है वो यहाँ पर विद यूनिट 4 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आप जी। अब आप दोबारा से यानी कि ये स्टार्टिंग में अगर देखें तो आपके पास ये कुछ पॉइंट हम मिस करके गए थे, तो इनको जो है वो पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। जी आप रीड करेंगी बतूल साहिबा। A z-score tells you how far above or below the mean any given data value is in standard deviation units. Z-score are most useful when the shape of your actual distribution of scores is nearly normal. What is the normal distribution? जी आप में से कोई आंसर दे सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इकरा साहिबा, इकरा मुनीर साहिबा, आप एक्सप्लेन कर दें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि आपको इसका काफी आइडिया है। सर इसकी वैल्यू नॉर्मल इक्वल टू 3 होती है, मीन उसका जो होता है सेंटर में। मीन क्या होता है जी? इक्वल टू 3 नहीं, वो तो लैपटॉप होती है सर, 3 होता है। आपने मेरे कॉन्फिडेंस को शटर करके रख दिया सर। ये आप में से कोई और स्टूडेंट काइंडली। सर हमारे पास जो होता है उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं वो एक सिमेट्रिक शेप में, मतलब सिमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताएं। जी सर, यही कि हमारे पास एक बेल शेप में उसको रिप्रेजेंट रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। सर ये बेसिकली कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है ना, और इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताएं ना, कुछ एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता दें। बेल शेप होती है, नॉर्मल होती है, वो तो ठीक है सारी चीजें, लेकिन इसके जो मेन पैरामीटर हैं जैसे मीन है या मेट्रिक मीन शो कर आता है ये इस पे। जी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर इसमें जो डाटा शो हो रहा होता है वो बेसिकली हो रहा होता है जो कि मीन के ज्यादा करीब है या अबाउट द मीन शो हो रहा होता है। जी आप में से कोई और? वजी साहब आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर इन दी ग्राफ अगर हम देखें तो जोन से वैल्यू सबसे हाई जा रही है ना, वो होगी। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो और हाई पीक पे हम उसके मीन मीडियन निकालते हैं, मोड भी। क्या हो गया जी आप लोगों को? जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका मीन 0 होता है और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 होती है।
जी पढ़ें जी इससे आप। These scores are standardized scores whose distribution has the following properties: retains the shape of the original scores but has a mean of a 0 and has a variance and a standard deviation of 1. तो यही बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि उसका 0 मीन होता है और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। जी ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। हेलो जी जी सर, आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर आ रही है जी सर। सर आ रही है। अच्छा, अब आप ये जी स्कोर टेबल को पढ़ें जरा। Are used to determine the proportion of the area under the curve that lies between the mean and a given standard deviation, standard score z. These tables are prepared using integral calculus to save your time. They show only positive z values since the area for a negative z are the same as a positive z thanks to symmetry. अब आप देखें तो आपके पास जैसा कि हमने कहा कि आपके पास ये एक कर्व है और इसमें मीन या आपका यहाँ पर मीन जो है वो लाई कर रहा है, यहाँ पर जी स्कोर की वैल्यू जो है वो 0 होती है। ये 0। हेलो जी जी सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चे बाकी सबको आ रही है, शायद आप वाली साइड पर प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का। बाकियों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो z जो है वो 0 है और अगर यहाँ पर कोई भी आपके पास z की वैल्यू कोई और आ जाती है, z स्कोर आपने डिटरमिन किया किसी भी कैंडिडेट या डाटा के अगेंस्ट, तो z की वैल्यू आई अज्यूम दैट कि t है और अगर आप इसको कर्व को कट करें ये, तो मीन 0 और इस पर्टिकुलर स्कोर के अगेंस्ट अगर आप देखें तो ये एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व। और अगर आप कोई से भी 2 स्कोर्स आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बिटवीन 3 एंड -3, तो -3 इधर आ जाएगा। अब इस केस के अंदर अगर आप देखें तो कर्व क्योंकि सिमेट्रिक है, जितना पॉजिटिव 3 वाली साइड पर एरिया है इतना ही नेगेटिव वाली साइड पर भी जो है वो एरिया है। तो एक्चुअली यही किया जाता है कि अगर आपके पास जो है वो दोनों वैल्यू यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है विद सेम क्वांटिटी, कि आपके पास पॉजिटिव में +2 है, माइनस में जो है वो 2 है, तो दोनों केसेस के अंदर आप देखें तो एरिया जो पॉजिटिव वाली साइड पर होगा और जो नेगेटिव वाली साइड पर होगा वो सेम होगा। अब आपके पास z-score table are used to determine the proportion of the area under the curve that lies between the mean and a given standard score. मीन के जो given standard score है और जो z आपका मीन 0 के ऊपर है, एक्चुअली उसको जो है वो डिटरमिन करने के लिए जो है वो यूज होती है। जी नेक्स्ट लाइन आप रीड करें। These tables are prepared using integral calculus to save your time. जी यानी कि ये आपके पास कैलकुलस इंटीग्रल को आप जो है वो यूज कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह, जैसा कि आपने अगर बीएससी की हो तो उसके अंदर, या आपने स्टार्टिंग में खैर अगर एमसीएस या बीसीएस की है तो आपको कैलकुलस के अंदर जो ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आप जब बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन आपके पास जो है वो सम्मिशन ही है कि आप छोटे छोटे बिन्स में जो है वो ओवरऑल एरिया को डिवाइड करते हैं और हर बिन को आप अलग कैलकुलेट करके आप सबमिशन जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। सर वो जरा लास्ट वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, ये जिसमें हमारे पास इक्वल नंबर होते हैं, मतलब -2 और +2। मैं दोबारा से वो चला गया नेट पे, मैंने जी बच्चे आप देखें कि आपके पास अगर हम कहते हैं कि जी स्कोर आपने अगर डिटरमिन करना है तो आपके पास ये सेंटर में आपके पास जी 0 है और आपके पास जो है वो जी स्कोर की वैल्यू जो है वो
जी स्कोर की वैल्यू +4 है, तो आपका जी यहाँ पर आई एज्यूम दैट वो जी यहाँ पर आता है जी = 4। उस केस के अंदर जब आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये वाला। और ये जस्ट अगर आप देखें तो आप इंटीग्रेशन जो निकालते हैं, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में आप बेसिकली लिमिट ले लेते हैं 0 से लेकर 4 तक। अगर आपने एरिया अंडर द कर्व निकालना हो तो आप बेसिकली इंटीग्रेशन लेते हैं और f ऑफ x, वो जो भी आपका फंक्शन होगा f ऑफ x d ऑफ x, ये आपके पास एक्चुअली जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसके थ्रू आप एरिया जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, और ये एरिया क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है तो 0 से लेकर 4 तक जो एरिया होगा एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी जब आप 0 से लेकर -4 तक जो है वो जाते हैं। उस केस के अंदर लिमिट चेंज हो जाएगी, -4 से आप 0 तक चले जाते हैं, लेकिन वैल्यूज आपके पास दोनों केसेस के अंदर जो है वो सेम आ जाएगी। जी क्लियर हुई है बात आपको? जी अब क्लियर है। अच्छा, ये आपके पास है, जैसा कि आपके पास यहाँ पर ये जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर ये आपके पास जो है वो इस केस के अंदर जो है वो जी की वैल्यू 0 होती है जहाँ पर मीन आपका आता है। और अगर आपके पास यहाँ पर से आपके पास जी जो आपने डिटरमिन करना है वो जी यहाँ पर लाई कर रहा है इस केस के अंदर, तो आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व बनेगा वो ये बनेगा, मीन और उस पर्टिकुलर पॉइंट के अगेंस्ट। और अगर ये आपके पास फंक्शन f ऑफ x इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप जो है वो जस्ट जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया है आपको कि आप जस्ट इंटीग्रेशन लें और एरिया अंडर द कर्व आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, अब एरिया बिटवीन 0 एंड z, मीन के कोई भी आपके पास जो है वो z स्कोर है और आप 0 से उसका जो एरिया है वो आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये जो है ये हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर ये वाला एरिया जो मैंने अभी रेड शेड भी किया हुआ है ये एक्चुअली जो है वो एरिया है। अच्छा, ये आपके पास वैल्यू ऑफ z है, इसको आप कॉलम ए कह सकते हैं, और ये आपके पास कॉलम बी है, और ये z स्कोर से अबव है, एरिया बियॉन्ड z, तो ये आपके पास कॉलम सी आ जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कॉलम बी और सी इज इक्वल टू -0. अच्छा, इधर गए, इसको आप अभी क्या इसको छोड़ दें, बस अभी आपके लिए ये मेन इसमें पॉइंट है तक कि आपके पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, जी स्कोर कहाँ पर, अगर जी स्कोर यहाँ पर लाई करता है और ये आपके पास जो है वो बियॉन्ड द जी स्कोर एरिया आ जाता है, और ये आप ये इसमें ये भी चीज़ जो है ये इंक्लूड आ जाता है। इसको आप नेक्स्ट टर्म को जो है वो अभी हम देख लेते हैं। जी, यूज ऑफ जी स्कोर टेबल्स, जी इसको रीड करेंगे काइंडली। These score tables can be used to find the chances of a measurement or a percentage of cases occurring between any two z values. अच्छा, अब आप देखिए कि जब आप एरिया की बात करते हैं तो आप इस एक तो एरिया आ जाते हैं आपके पास, दूसरा आपने अगर ये डिटरमिन करना है कि टू फाइंड द चांस ऑफ अ मेजरमेंट और अ परसेंटेज ऑफ केसेस अकरिंग बिटवीन एनी टू जी वैल्यूज, जैसा कि आपके पास अगर हम उस कर्व को देखें तो ये आपके पास अगर कर्व है और ये उसका यहाँ पर जी 0 है फॉर एग्जांपल, क्योंकि मीन आपका जहाँ पर होता है वहाँ पर जी की वैल्यू 0 होती है। आपके पास कोई से भी 2 जी स्कोर्स हैं, Z1 है, आई अज्यूम दैट कि Z1 की वैल्यू जो है वो 2 है, और Z2 आपने निकाला किसी और डेटा के अगेंस्ट
तो वो वैल्यू आपकी निकली -3, आई अज्यूम दैट। और अगर आप इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास से ये आपके पास Z1 यहाँ पर लाई कर रहा होगा और यहाँ पर जो है ये Z आपका 2 लाई कर रहा होगा, माइनस वाली साइड पर Z2। ये आपके पास यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये -3, ये 2 है और यहाँ पर -3। ये आपके पास जो है वो 2 डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स आ गए। अब जब आपके पास 2 डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं C की, और आपने ये डिटरमिन करना है कि परसेंटेज ऑफ द केसेस ऑफ मेजरमेंट या परसेंटेज ऑफ द मेजरमेंट जो कि इन दो Z स्कोर के बिटवीन लाई करती है एक्चुअली, या आप कह सकते हैं कि अगर आप इन दो Z स्कोर के बिटवीन एरिया अगर आप डिटरमिन करते हैं तो आप Z स्कोर टेबल के थ्रू जो है वो मेजर कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज जो है वो बेसिकली जो है वो इनके बिटवीन जो है वो लाई कर सकती है। जैसा कि हमने अभी मास, आप जाग रहे हैं? यस सर, जाग रहा हूँ सर। अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास हमने जो परसेंटेज हमने कही थी कि परसेंटेज आपके पास जो है वो कॉन्फिडेंस की क्या है, तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो अगर हम उसका 98% कहते हैं कि 98% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आपका जो एरर है, सॉरी आप माइक ऑफ कर दें काइंडली। अगर आप ये कहते कि आपके पास 90% आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है विद 90% एक्यूरेसी, अगर आप बात करते हैं कि मीन के 90% जो वैल्यूज हैं वो उसी रेंज के अंदर जो है वो अगर लाई करती हैं, तो उस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो Z की वैल्यू है वो आपके पास 1.64 है। तो वो बेसिकली इसी इंटरवल से रेलेवेंट जो है वो बिलोंग कर रही होती थी कि Z की वैल्यू अगर आपके पास जो है वो 1.6 है, 1.64 है, 1.64, तो आप अगर 0 से लेकर चले, मीन 0 और 1.6 से बिटवीन अगर आप देखें तो 90% आपके पास जो एक्यूरेसी है वो उसी इंटरवल के बिटवीन जो है वो लाई कर रही होती है। खैर आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर। जी इसको फर्दर देखेंगे आप, जी रीड करें नेक्स्ट पॉइंट को। If the Z-scores are on the opposite sides of the mean, one positive, one negative, and the areas from the column B for each score. अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास ये देखें ना, दो है ना, एक पॉजिटिव साइड पर है और एक नेगेटिव साइड पर है। दोनों की वैल्यूज अगर तो सिमेट्रिक नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली आप दोनों का अलग अलग एरिया कंप्यूट करेंगे और फिर उसको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास ओवरऑल एरिया आ जाएगा। अगर सिमेट्रिक है तो एक एरिया आप कैलकुलेट करें और उसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो ओवरऑल एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल +2 और -2, तो एक साइड का आप डिटरमिन कर दें। जी नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। If the Z-scores are on the same side of the mean, both positive or both negative, subtract the area from the column B. यानी कि अब आप उसके से अगर दोनों पॉइंट्स जो है वो सेपरेट साइड पर जो है वो लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैं अज्यूम कर देता हूँ कि ये वाला केस, अगर मीटिंग एंड हो गई तो अभी क्या टाइम हुआ है जी? 10:30 जी 45 के ऊपर हम जब वो रिज्यूम करेंगे नया सेशन। अच्छा, अब अगर आपके पास ये मीन है फॉर एग्जांपल और एक Z स्कोर आपका जो है वो से 2 है और दूसरा जो है वो 3 है, ये 2 है और ये आपका 3 है। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि आप ओवरऑल 3 का स्कोर